Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि वेक्टर होता क्या है। जनरली एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी अरेंज्ड इन एनी मैनर। आपने देखा होगा कि जब हम सेट बनाते हैं, जैसे ए बी, या इसको हम बोलते हैं कि ये तो बी ए के इक्वल है, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट में अरेंज करते हैं, वही हमारा सेट होता है। फाइन, वी कैन राइट ए बी सी और सी बी ए और ए सी बी। तो हम क्या करते थे, सेट के अंदर अपने एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते थे। जैसे मेरे पास अगर ए बी सेट है तो मैं क्या बोलती थी, उसको बी ए के इक्वल ही तो बोलती थी। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ए पहले आ रहा है या बी पहले आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ों के लिए हमें प्रॉपर ऑर्डर चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए हम रैंक निकाल रहे हैं, या हम कोई प्राइस लिस्ट निकाल रहे हैं, उसका हम पेयर बना रहे हैं, उसका सेट बना रहे हैं, तो कई बार हमें एक प्रॉपर ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वही लिखा है, बट समटाइम्स फॉर अ सर्टेन पर्पस वी नीड अ प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म। तो हमें प्रॉपर ऑर्डर चाहिए होता है, ये नहीं कि कोई भी चीज़ उठा के कहीं भी लिख दो। ऑर्डर्ड सेट द पेयर ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए। और इस ऑर्डर्ड सेट के अंदर जो हमारा ए बी होता है वो बी ए से अलग होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे हम एक्स वाई लिखते हैं तो वो वाई एक्स से कितना अलग होता है ना। हम एक्स को वाई से रिप्लेस तो नहीं कर सकते। वैसे ही जो हमारा ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, अनलेस बी ए के इक्वल ना हो। मतलब अगर आपका ए और बी दोनों इक्वल हो गए, जैसे मान लो कि मैं ए बी साइड यहाँ पे 5 और 5 ले लेती हूँ, और फिर बी ए साइड भी मेरा 5 और 5 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। लेकिन अगर मैं ये 5 और 6 ले लेती हूँ और इसको 6 और 5 लेती हूँ तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। और जो हमारा वही ऑर्डर्ड सेट होता है जिसमें हम नंबर रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी 5 और 6, 6 और 5 मेरा अलग अलग ही होगा। हमने एक ऑर्डर की फॉर्म दे दी है अपने सेट को, ठीक है, जहाँ पे फिक्स्ड है एलिमेंट। हम उनको ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट की जगह दूसरा रख दो और दूसरे की जगह पहला रख दो, ऐसा नहीं होता। उसी ऑर्डर सेट को हम वेक्टर बोलते हैं। फाइन, यानी सेट के अंदर आपके दो तरीके से आ जाते हैं, या तो आप रिप्लेस कर सकते हो या तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन वेक्टर का मतलब ही है जहाँ पे आप रिप्लेस नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। तो एन ऑर्डर सेट ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड अ वेक्टर। अब जो हम अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम सिर्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे। यानी हम सिर्फ वही वेक्टर लेंगे जिसमें फाइनाइट नंबर है। आपने सेट्स पढ़े हैं ना, जिसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं, जो चीज़ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कि हमें बोले कोई नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो कैसे बनाएंगे हम उसको, डैश डैश, जैसे नेचुरल नंबर का सेट बनाते थे तो उसको 1 2 3 डैश डैश डाल के छोड़ देते थे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट, आप कब तक ऐसे नंबर्स लेके जाओगे, नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन हम जो वेक्टर पढ़ेंगे वो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पढ़ेंगे। लेकिन इनफाइनाइट नंबर के वेक्टर भी होते हैं, एन फॉर्म में भी होते हैं। जैसे आपका सेट होता है ना इनफाइनाइट की एन तक जा रहा है, वैसे ही आपके वेक्टर भी होते हैं, उसको हम एन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मेजरली हम जो फोकस करेंगे वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे करेंगे। एंड ईच नंबर ऑफ अ वेक्टर इज अ रियल नंबर। और यहाँ पे जितने भी हम वेक्टर लेंगे वो सारे रियल नंबर के लेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई इमेजिनरी नंबर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं कुछ टाइप्स होती है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर मैट्रिक्स की। अब देखो कि हमारी नल मैट्रिक्स कौन सी होती है। नल मैट्रिक्स में हम क्या लेते थे, जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स 0 0 हो, यही तो होती थी हमारी नल मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर हम कोई सेट लेते हैं एलिमेंट का, तो क्या होते हैं, या तो वो 5 होते हैं या फिर वो हम ऐसे साइन बनाते थे। नल का मतलब यही तो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो। ऐसे ही हमारी नल वेक्टर होती है। नल वेक्टर में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं ये बना रही हूँ सेट, तो उसमें क्या होंगे, मेरे सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे हमारा सेट होता था, सेट को ही तो हम वेक्टर बोलते हैं जब ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। तो सेट जब वो होता था जिसमें हमारे 5 एलिमेंट्स होते थे, यानी कोई भी एलिमेंट ना हो। नल मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती थी, जिसमें हमारा कोई भी एलिमेंट ना हो, सारे एलिमेंट 0 हो। सेम वैसे ही हमारी नल वेक्टर वो होती है जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो। तो नल वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, अ वेक्टर whose all elements are 0, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, वो हमारी होती है नल वेक्टर। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स वेक्टर क्या होती है। मैट्रिक्स वेक्टर
अब देखो कि हमारे पास काफ़ी सारी मैट्रिक्स होती थी, तो उसमें हमने दो टाइप की मैट्रिक्स पढ़ी थी, जिसमें हमारा आता था रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। फाइन, एक आती थी हमारी रो मैट्रिक्स, एक आती थी हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो आपने नोटिस किया होगा कि रो मैट्रिक्स में क्या होती है, हमारी सिंगल रो होती है। सिंगल रो मैं बोलूँ तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकती हूँ, जिसमें मेरे यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, यही तो होती थी हमारी रो मैट्रिक्स, है ना। और कॉलम मैट्रिक्स मेरी कौन सी होती थी, जिसमें मेरी सिंगल कॉलम होती थी। यानी मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये मेरी हो गई कॉलम मैट्रिक्स। अब ये देखो, क्या ये सेट की फॉर्म नहीं बना रहे हैं, सिंगल सिंगल मतलब जो मेरी लाइन है वो तो सिंगल जा रही है ना। तो कोई भी मेरी रो मैट्रिक्स हो या मेरी कॉलम मैट्रिक्स हो, उसको भी हम वेक्टर बोल सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये भी मेरा वेक्टर है, ये भी मेरा वेक्टर है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए लो कि मुझे अपनी लेबर की मैट्रिक्स बनानी है, तो मैंने मान लो कि ये अपनी रो मैट्रिक्स बनाई है, तो मैं कैसे लिखूंगी, लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरा हो गया लेबर वेक्टर। ठीक है, यानी मैं हम वेरिएबल की मैट्रिक्स बनाते थे, तो मैंने यहाँ पे एल वेरिएबल की मैट्रिक्स बनाई है, और एल मैं डिनोट कर रही हूँ लेबर के लिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या कहूँगी, ये है मेरी लेबर वेक्टर। मान लो कि मुझे अपना कोई आउटपुट की मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे हम एक्स मैट्रिक्स लेते थे ना, उसमें मैं क्या करती थी, मैं अपने एक्स वाई जेड फैक्टर ही तो निकालती थी। मान लो कि मुझे ये एक्स वाई जेड आउटपुट के लिए निकालना था, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरी होगी आउटपुट वैक्टर। ठीक है, ये मेरी आउटपुट की मैट्रिक्स होती थी। अगर मुझे एक्स वाई जेड जो है मेरे आउटपुट हैं, क्वांटिटी निकालनी है मुझे, तो क्या होगी मेरी, ये आउटपुट की मैट्रिक्स होती थी ना। ये इसमें सिर्फ हमारी सिंगल कॉलम है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ आउटपुट वेक्टर। ठीक है, ऐसे कोई हमारा डिमांड का वेक्टर हो सकता है, प्राइस का वेक्टर हो सकता है, आउटपुट वेक्टर हो सकता है, लेबर वेक्टर हो सकता है, इनपुट वेक्टर हो सकता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम सिंगल है, तो उसको भी हम वेक्टर मतलब उस मैट्रिक्स को भी हम वेक्टर ही बोलते हैं। फाइन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर। तो जो हमारा ईगन वैल्यू है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं, एंड जो ईगन वेक्टर है उसे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ईगन वैल्यू आता है या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम अराइज होती है जब भी हम एप्लीकेशन करते हैं ना, जैसे हमारी लीनियर अलजेब्रा होती है, मतलब इक्वेशंस वाली प्रॉब्लम होती है, तो जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं या फिर कोई और लीनियर अलजेब्रा की क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम आती है कि हमें स्केलर पैरामीटर फाइंड करना होता है। स्केलर पैरामीटर कुछ भी हो सकता है हमारा, तो उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं लैम्बडा। ठीक है, तो जब हमें वो फाइंड करनी होती है वैल्यू लैम्बडा की, तो हम कैसे फाइंड करें, लेकिन इसमें ये बोला है कि जो आपकी उस टाइम पे जो आपका एक्स वैक्टर है ना, वो नॉन नल वैक्टर होना चाहिए, यानी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। सॉरी, मेरा ना गला थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, सो ए इज़ द गिवन nth स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो हमारी ए है, हमने देखा होगा हम मैट्रिक्स मेथड यूज़ करते थे, वहाँ पे भी हमारा जो ए होता था। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन कोई भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं अपना वेरिएबल्स निकालने के लिए, तो क्या करते हैं, वहाँ पे जो हमारी ए मैट्रिक्स निकल के आती है वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फाइन, क्योंकि हम उतने ही वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं जितनी हमारे पास इक्वेशन है। अगर मुझे एक्स और वाई दो वेरिएबल फाइंड करने हैं, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए लीनियर। अगर मैं तीन वेरिएबल फाइंड कर रही हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास तीन लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। फाइन, तो तो वैसे ही जब हम अपना ए मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म ले लेती है, बट उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x2, 3x3, 4x4। फाइन, तो अब वो जो प्रॉब्लम हमारी अराइज होती है लैम्बडा की वैल्यू निकालने की, जिसको हम स्केलर पैरामीटर कहते हैं, उस वही जो प्रॉब्लम है हमारी, या वही जो लैम्बडा है हमारा, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है। ठीक है, जिसको हम ईगन वैल्यू भी बोलते हैं। अब हमारी इक्वेशन क्या आती है, ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स, यही लेके चल रहे हैं हम इक्वेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरा यहाँ पे ए मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो मैंने क्या कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे, यानी मेरा कोई भी एलिमेंट जो अंदर है, एंड उसकी ऑर्डर क्या होगी, एम इंटू एन, जिसके अंदर मेरा एम क्या है, एन के इक्वल है, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। फाइन, और अभी अभी हमने देखा कि ये जो लैम्बडा है हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर पैरामीटर।
ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना होता है, यही तो हमारी प्रॉब्लम है। इसी को ही बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या ईगन वैल्यू। फाइन, अब ये जो है मेरा एक्स, एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा है यहाँ पे वेक्टर। एक्स मैंने बताया भी वेक्टर, यानी या तो कोई कॉलम मैट्रिक्स या फिर रो मैट्रिक्स, वो हमारे वेक्टर होते हैं। तो जब हम ए की वैल्यू जब हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स लेते थे, डैश डैश कुछ भी नंबर ले लो आप, और यहाँ पे मेरा क्या होता था, एक्स, x1 x2 x3, यही वेरिएबल हम फाइंड करते थे। तो ये मेरा क्या होता था, कॉलम वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कॉलम है एंड रो 3 है। तो जब हम मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करते थे, ये वाला अगर आपको याद हो तो हम यही तो करते थे कि ए एक्स इजिकल्स टू बी। फाइन, अब ये जो ए और एक्स है, ए तो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, बट एक्स कॉलम मैट्रिक्स होता था, तो उसको ही हमने यहाँ पे वेक्टर बोला है। मैंने बताया कि कोई भी रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स होती है तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया वेक्टर। लेकिन ये याद रखना है कि ये नल वेक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो इसके एलिमेंट है वो जीरो नहीं होने चाहिए, नॉन नल वेक्टर। ठीक है, क्योंकि फिर जीरो होगा तो फिर सॉल्व करने का क्या फायदा है, तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद आता है हमारा, ये तीनों वैल्यू हो गई। अब ये देखो कि हम अपने लैम्डा को क्या क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एक तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अभी मैंने बताया कि इसको रूट्स भी बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं ईगन वैल्यू, और इसका एक और नाम है वो है प्रॉपर वैल्यू। तो पेपर में आपको इन चारों में से कोई भी चीज पूछे, इसका मतलब वो आपसे लैम्डा ही पूछ रहा है। ठीक है, वही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, वही कैरेक्टरिस्टिक रूट है, वही ईगन वैल्यू है, वही प्रॉपर वैल्यू है। अब है कि एक्स को क्या क्या बोलते हैं, तो ये है मेरा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और ईगन वेक्टर। तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोलते हैं और ईगन वेक्टर भी। पेपर में अगर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आए तो भी हमें एक्स निकालना है, एंड ईगन वेक्टर आए तो भी हमें एक्स निकालना है। फाइन, अब देखो इसके लिए मेरी इक्वेशन क्या होगी, मैं क्या करूंगी, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इजिकल्स टू जीरो, यानी लैम्डा एक्स को मैं इधर ले आऊंगी, माइनस हो जाएगा और ये मेरा बचेगा जीरो। अब ये देखो इसमें से एक्स तो मेरा कॉमन आ रहा है, तो मैं उसको कॉमन ले सकती हूँ। तो जब ए के साथ मेरा एक्स है उसको मैं ए आई लिख दूंगी। आई पता है ना आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसका आंसर 1 होता है। तो जब इसमें से मेरा एक्स निकल जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी 1, और ये यहाँ पे जो मेरा लैम्डा एक्स है इसको मैं लैम्डा आई लिख सकती हूँ, और एक्स मेरा आ गया कॉमन। ठीक है, एक्स ही तो कॉमन निकालना था मुझे। अब ये देखो कि कोई मतलब जो मेरी ए मैट्रिक्स होती है, जब मैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी बताया आई मेरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका सॉल्यूशन 1 होता है। तो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करती हूँ ना, तो मेरा वही मैट्रिक्स आ जाता है वापस से। यानी कि अगर मैं ए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा वापस से ए मैट्रिक्स आ जाएगी। अब लेकिन ये जो लैम्डा है ये तो सिंगल पैरामीटर वैल्यू है मेरी। ठीक है, पैरामीटर है मतलब ये कोई मैट्रिक्स तो है नहीं जिसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो ये देखो x है, ये यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, और किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करती हूँ तो वो नंबर 0 ही हो जाएगा। तो मेरी जो ये वाली साइड है a माइनस लैम्डा आई, ये जो बची इसको मैं अपना बोलती हूँ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, जो ये मेरा a माइनस लैम्डा आई बचा है ना, ये मेरी है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और अगर यहीं पे मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देती हूँ, यानी ये मेरा बन जाता है a माइनस लैम्डा आई, और फिर ये सॉरी मोड का साइन है ये। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, और इसको 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ, क्योंकि 0 के इक्वल ही तो आ रहा है, ये x तो मेरा वहाँ पे जाके 0 हो गया था। ये पूरी जो है इसको मैं बोलती हूँ अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब कि मेरी इक्वेशन तो यही आ रही है, a माइनस लैम्डा आई ब्रैकेट में एंड x इजिकल्स टू 0। इसको सेम चीज को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख देती हूँ तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है। लेकिन जब मैं ये 0 हटा के सिर्फ ये नंबर लेती हूँ अपना,
तो ये मेरा क्या है, ये है मेरी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। फाइन, यानी जब मैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को जीरो के इक्वल पुट कर देती हूँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो वो मेरी हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आई होप इट्स क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले आपकी बुक के करेंगे चेक योर प्रोग्रेस, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगी जैसे एग्जाम में आते हैं। फाइन, तो चेक योर प्रोग्रेस का आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड भी ऐसा ही है, सेकंड में करा देती हूँ, थर्ड आप कर लेना, ठीक है। इसमें हमें ए की वैल्यू दी है, A2 की वैल्यू दी है, A3 की वैल्यू दी है, और हमें फाइंड क्या करना है, A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3। फाइन, तो अब देखो कि मुझे निकालना है A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3। तो मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की क्या वैल्यू है मेरे पास, 2, 3, 4 एंड 7, ठीक है। और A2 की क्या वैल्यू है मेरे पास, 0, 0, 0, 1 एंड A3 की क्या वैल्यू है, 1, 0, 1, 0। तो ये तो मेरी एज इट इज़ रहेगी 2, 3, 4, 7। इसमें मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगी, 0, 0, 0 एंड 2। इसमें मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरी हो जाएगी 3, 0, 3, 0। फाइन, अब देखो कि जो ये मेरे पास वेक्टर आए हैं इनको मैं ऐड कैसे करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, अपने सारे जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको पहले ऐड करूँगी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये मेरा वेक्टर 1 है, प्लस ये मेरा वेक्टर 2 है, ये मेरा वेक्टर 3 है। इसके एलिमेंट्स हो गए V1 प्लस V2, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स में मान लो, लेट कर लो कि A1 प्लस A2 है, इसके एलिमेंट्स B1 प्लस B2 हैं। सॉरी, यहाँ पे ऑब्लिक लगा लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, पहले सबके फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करूँगी, यानी V1 प्लस A1 प्लस B1, ठीक है। फिर सेकंड को करूँगी V2 प्लस A2 प्लस B2, ठीक है। ये मेरा रफ है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखना आपको ऐसे। तो अब मुझे क्या करना है, ये मेरे 3 वेक्टर दिए हुए हैं, मुझे इनको ऐड करना है। तो क्या करूँगी मैं फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करूँगी पहले। सो 2 प्लस 0 प्लस 3। फाइन, अब सेकेंड एलिमेंट निकालना है, तो सेकेंड को ऐड करूंगी। सेकेंड में कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ 3 है, तो 3 एज इट इज लिख लेते हैं। थर्ड एलिमेंट में क्या है, 4, 0, 3, 4 प्लस 0 प्लस 3। फोर्थ एलिमेंट के लिए फोर्थ एलिमेंट्स को ऐड करूंगी, तो ये मेरे पास क्या है, ये तो 0 ही है, 7 प्लस 2, ठीक है। अब इनको ऐड करो, तो ये क्या हो गया मेरे पास, 5, 3 मेरा एज इट इज रहेगा, 4 प्लस 3 क्या हो गया, 7, और ये हो गया मेरा 9। तो जो मेरा सॉल्यूशन है इस वाली फॉर्म का, मुझे इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालना था, तो वो मेरा आया है 5, 3, 7, 9, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, पर लेकिन इनको ऐसे सोच के छोड़ के मत जाना कि इजी है तो पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि चेक योर प्रोग्रेस से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो अब इसमें देखो, ऐड करना तो हमने वहाँ पे सीख लिया था कि अगर हमें इक्वेशन दी है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखो कि नॉर्म निकालना कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बोला है कि आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं 2, उनका आपको नॉर्म निकालना है। तो फर्स्ट वेक्टर मेरे पास क्या है, 2 एंड 5। तो पहले हम इसका नॉर्म निकालेंगे। तो कैसे करते हैं कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका आपको स्क्वायर करना है, प्लस में सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करना है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उन सबका स्क्वायर करना है और प्लस मतलब ऐड कर देना है, तो वहाँ से आपका नॉर्म्स निकल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 4 प्लस में 25, आंसर आ गया मेरा 29। बस सिंपल एज दैट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में मुझे बोला है -2 एंड 2, ये मुझे वेक्टर दी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करूँगी, प्लस कर दूंगी सेकेंड एलिमेंट के स्क्वायर से। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स होती, 4 डिजिट होती, तो भी आप ऐसे ही करते, ठीक है, उनको ऐड कर देते। तो ये मेरा क्या हो गया, 4, ये स्क्वायर करूंगी, ये भी 4, ये मेरा आ गया 8। तो इसका नाम है 29, इसका है 8। बहुत सिंपल है। मान लो कि अगर आपको 3 मतलब 3 डिजिट का वेक्टर दिया है, ठीक है। मान लो मैं इसको ले लेती हूँ, 5, -2 एंड 3, ये आपको दिया है। अगर आपको इसका नॉर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे, सेम वैसे ही करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में -2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया मेरा 25, ये हो गया मेरा 4 एंड ये हो गया मेरा 9, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 25 और 4 29 और 9, ये हो गया आपका 38, ठीक है। तो ये आ गया मेरा इस वाले वेक्टर का नॉर्म, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना वेक्टर ख़त्म कर देंगे और वहाँ से मेरा ब्लॉक 2 भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी पूरे यूनिट 2 के। Alright, that's for the today's video. Please do like, subscribe my channel if you find it useful, and join Telegram channel for notes. Link available in the description box. So we'll start next topic in the next video. Till then, bye bye.